Hi everyone, am I audible to all of you properly? प्रॉपर आवाज आ रही है, एक बार हैंड हाँ रेज कर दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है। सारी क्लासेस जिसने भी क्लास ली है वो सारी ले ली। के सेक्शन 9 तक आप लोगों ने जो भी बच्चे ऐड हुए हैं सब लोगों ने 9 तक कंप्लीट कर लिया क्या? सेक्शन 9 तक कल की मैम नहीं ली थी। कोई कल बात वाली क्लास का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दीजिए प्लीज। हाँ, वो मैं वीडियो आज शेयर कर दूंगी। कल की क्लास में स्टार्टिंग में तो डेफिनेशन क्लॉज था और सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट था। वो आप आराम से अच्छे से देखना। और मैं वापस बोल रही हूँ, परीक्षा मंथन लेकर आना या कोई भी ऐसी बुक लेकर आना जिसके अंदर एमसीक्यूज अवेलेबल हों, क्योंकि अब पढ़ना और पढ़ने के बाद में सारे एमसीक्यूज जितने भी एमसीक्यूज अवेलेबल हैं उन सारे एमसीक्यूज के आंसर करोगे तो सीपीसी काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 9 हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 10 पढ़ेंगे, सेक्शन 11 पढ़ेंगे, इसके अलावा बाकी जो आगे का सीपीसी है, ठीक है, वो ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये जो सेक्शन आज हम पढ़ेंगे, ये जो सेक्शन आज हम पढ़ेंगे ये बहुत हार्ड सेक्शन है। सेक्शन 9 बहुत हार्ड है, सेक्शन 10 बहुत हार्ड है, सेक्शन 11 बहुत हार्ड है। इसके आगे के सीपीसी मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं। इसके आगे का जो सीपीसी है जस्ट क्या है, याद करने का है। ठीक है, तो आज का जो सेक्शन है, आज के जो सेक्शन हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एक बार आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन 10। सबसे पहले तो आपको यही बात याद रखनी है कि सेक्शन 10 में रेस सब जुडिस नहीं लिखा हुआ। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पहले भी बात हुई थी कि रेस सब जुडिस नहीं लिखा हुआ। सेक्शन 10 में लिखा हुआ है स्टे ऑफ सूट। ठीक है, बोलते इसको रेस सब जुडिस है, लेकिन सेक्शन 10 का नाम एक्चुअल में क्या है, स्टे ऑफ सूट। अब क्या होता है स्टे ऑफ सूट, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखिए, स्टे ऑफ सूट मतलब मान लीजिए कि एक कोर्ट में केस ऑलरेडी पेंडिंग है। एक कोर्ट में केस ऑलरेडी पेंडिंग है, ए वर्सेस बी। अब तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बी दूसरे कोर्ट पे भी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सूट फाइल कर सकता है क्या? सेक्शन 10 बोलता है कि जी नहीं। आप क्या कर सकते हो, आप मतलब फॉर्मर सूट, इसमें वर्ड आते हैं फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट, ये भी वर्ड आपको याद रखने हैं। फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट या प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एक इंपॉर्टेंट शब्द है इस सेक्शन का, कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इसलिए लिखा हुआ है कि पहले कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। ठीक है, पहले ऑलरेडी कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे क्या कर रहे हैं, कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, तो कोर्ट मना कर देगा। अभी जस्ट आप बेस समझ लो, सिर्फ ये 10% का बेस है, इसके आगे बहुत डीप में है। ठीक है, वो एक्चुअली में वो सूट लेने से मना नहीं करता, वो ट्रायल करने से मना करता है, लेकिन अभी मैं आपको बेस बता रही हूँ। तो क्योंकि अब ऐसा क्यों होगा, मान लीजिए ए वर्सेस बी है, और सिविल में केस कैसे चलते हैं, प्री पॉन्डरेंस के अकॉर्डिंग। कैसे चलते हैं, प्री पॉन्डरेंस के अकॉर्डिंग सिविल में केस चलते हैं। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में ऐसा हुआ कि कोर्ट ने ए के फेवर में जजमेंट पास कर दिया। आप जज से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जज से आप क्या, जज को जैसा सही लगा, जज ने जैसे सबूत देखे, तथ्य देखे, प्री पॉन्डरेंस के हिसाब से ए को पोजीशन दे दिया। लेकिन मान लीजिए बी ने सेम सूट इंस्टीट्यूट कर रखा था किसी अदर कोर्ट में। ठीक है, बी ने सेम सूट इंस्टीट्यूट कर रखा था किसी अदर कोर्ट में। अब उसने क्या करा, बी ने बी के फेवर में सूट पास कर दिया दूसरे वाले कोर्ट ने। ठीक है, क्योंकि प्रीपोनेंस दूसरे वाले कोर्ट को बी के फेवर में ज्यादा लगा हुआ है, या बी ने क्या कर लिया होगा, बी ने ज्यादा तथ्य इकट्ठे कर लिए होंगे बात तक, तो बी के फेवर में पास। क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगा। सेम टू सेम रेस जुडिकेटा में भी होता है, लेकिन अभी हम रेस सबजुडिस की बात कर रहे हैं कि कहीं पे एक सूट ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है, मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ है। याद रखना ये चीज कि अभी सूट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन रेस जुडिकेटा में क्या होता है, रेस जुडिकेटा में सूट डिसाइड हो जाता है। समझ जाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दो शब्द याद रखने हैं, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। प्रीवियसली वर्ड क्यों लिखा है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, क्योंकि सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ है। और रेस जुडिकेटा हाथों हाथ पता लगा से रेस जुडिकेटा में वर्ड लिखा है फॉर्मर सूट। क्या लिखा है, फॉर्मर सूट, और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। और सेकंड सूट क्या है, पेंडिंग है। रेस सब जुडिस में क्या है, मतलब स्टे ऑफ सूट में क्या है, सूट पेंडिंग है, सूट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। और रेस जुडिकेटा में सूट एडजुडिकेटेड है,
मतलब डिसीजन हो चुका है, डिक्री आ चुकी है। ठीक है, और चीज क्या ध्यान रखोगे, अब बाकी की चीजें दोनों में सेम है। अब बाकी की चीजें दोनों में सेम है, बस रेस जुडिकेटा जो रेस सब जुडिस होता है उसमें सूट पहले से इंस्टीट्यूटेड है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड है, अभी सूट डिसाइड नहीं हुआ है। रेस जुडिकेटा में क्या होता है, सूट डिसाइड हो चुका होता है। अब वर्ड आता है कि कौन सी पार्टीज के बीच में, पार्टीज एंड पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, ये दोनों के लिए है। मान लीजिए ए है और बी है, ए और बी तो ला ही नहीं सकते, ये तो कौन हो गई, पार्टीज, ये कौन हो गई, पार्टीज। और लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल हो सकते हैं ए के एलआर या बी के एलआर, सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर क्या लड़ रहे हो, तो बी के ए के एलआर भी नहीं ला सकते। याद रहेगा, 3 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने हाथ में अपने नोटबुक रखना। इस तरीके से कभी मत पढ़ना कि आपके हाथ में पेन नहीं है या आपके हाथ में नोट वो नहीं है, नोटबुक नहीं है, नोट्स मैं दूंगी लेकिन आपको इन छोटी छोटी चीजों का, क्योंकि जो चीज आप हाथ से लिखते हो वो हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो एक चीज आपने दीदी, याद रखी। हाँ जी, यहाँ पे अपन पार्टीज एंड पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर अंडर सेम सेम टाइटल। टाइटल, तो हम्म, इसको अपन रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज बोल सकते हैं। वो बोल सकते हैं, जब हम रेस जुडिकेटा का एक्सप्लेनेशन नंबर 6 पढ़ेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं बोल सकते। यहाँ पे बात आई है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव सूट एक अलग चीज आएगी जब हम पढ़ेंगे रेस जुडिकेटा का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में हर्षित बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल में अलग अलग पर्सन आएंगे, मतलब बहुत लिमिटेड पर्सन आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। ये हम और डिस्कस करेंगे, पूरा आराम से 9:15 तक क्लास खींचेगी आराम से, यदि आप लोगों को थोड़ा जल्दी है तो देख लेना। अब आइए, एक सेकेंड। ठीक है, पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, ये आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी केस की बात हो रही है, तो यहाँ पे केस की बात हो रही है सब्सटेंशियली सेम। एक तो होता है डायरेक्टली और एक होता है सब्सटेंशियली, कि जहां पर केस डायरेक्टली क्या है, सेम है, और सब्सटेंशियली क्या है, सेम है। अब डायरेक्टली क्या हो सकता है, मतलब मान लीजिए पहले सूट, जो पहला सूट चल रहा था वो पोजीशन का चल रहा था, और वापस से सूट किसका लगा दिया, पोजीशन का लगा दिया, तो ये तो मैटर क्या हुआ, एग्जैक्टली मतलब डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली सेम। ठीक है, मान लीजिए कि पहले सूट पोजीशन का चल रहा था, सब्सटेंशियली में मीन प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो अब ये आप नया सूट लगा रहे हो मीन प्रॉफिट का, तो ये क्या होंगे, सब्सटेंशियली सेम। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा वो बात का वर्ड है, आप बस ये याद रख लो कि डायरेक्टली का मतलब 100% सेम है, और सब्सटेंशियली का मतलब नियर, नियर बाय, ये वर्ड है नियर बाय, आप इसको एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। सब्सटेंशियली का मतलब है नियर बाय क्या है, सेम। ठीक है, तो ये चार बातों का आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि जब रेस सबजुडिस की बात आती है तो सूट क्या है, पेंडिंग है, और रेस जुडिकेटा की बात आती है तो सूट क्या है, पेंडिंग नहीं है, एडजुडिकेट हो चुका है। याद रखिए, हैंड रेज कर दीजिए, ये 4-5 पॉइंट आप याद रखोगे। हाँ मैं अदिति मैम, देखो अभी मैं बताऊंगी, फिर हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको दोबारा रिवाइज मैम एक कराऊंगी। बार फोर्थ वाला पॉइंट नहीं समझ आया, दोबारा बता दीजिए। डायरेक्टली और सब्सटेंशियली ना, हाँ जी। देखो डायरेक्टली मतलब एज इट इज सेम टू सेम मैटर, आपने क्या कर दिया, फाइल कर दिया दूसरे केस, दूसरे उसमें, समझ रहे, डायरेक्टली मतलब पूरा एज इट इज सेम, कि भाई पोजीशन का मैटर था, है ना, तो पोजीशन का मैटर था, और सेकंड वाले पर्स केस में भी क्या कर दिया, पोजीशन का मैटर ही क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, मैम ये सब्सटेंशियली चीज सेक्शन में कहाँ पे डिफाइंड है, मतलब लिखा हुआ है मैम, किस। अभी अभी लिखा हुआ है, अभी देखते हैं हम, रेस जुडिस में लिखा हुआ है, पार्टीज अच्छा, लिटिगेटिंग एट पार्टी बिटवीन सेम पार्टीज, और पार्टीज सॉरी, अब इन विच मैटर इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू सेम, ये हम देखेंगे। ठीक ये है, तो इसमें मैम ऐसे लिखा है बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग लिटिगेटिंग अंडर द अंडर सेम सेम टाइटल, टाइटल। तो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली भी वर्ड है, नहीं लिखा हुआ रेस रेस सब जुडिस में, मैम मैम इसमें सेकंड तो लाइन में नहीं लिखा है। हुआ है। लाइन से लिखा लाइन। हुआ होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा, ओके ओके फाइन, मिल ठीक है, गया। दोनों थैंक यू। सेम है कि भाई आपका मैटर या तो डायरेक्टली सेम है या सब्सटेंशियली सेम है। एक बार हम पढ़ते हैं फिर अपन वापस रिवाइज करते हैं। देखिए,
अब ये जो सारे हम वर्ड पढ़ेंगे ना, ये जो सारे वर्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारे नीचे एक्सप्लेन भी कर रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रखे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद ट्रायल। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये केस इंस्टीट्यूट होने से नहीं रोकता। जब मैंने आपको इनिशियल बताया था तो मैंने बताया था ये हम जस्ट 10% समझ रहे हैं कि ये केस इंस्टीट्यूशन को बार नहीं करता है, केस इंस्टीट्यूशन को बार नहीं करता है, बल्कि ट्रायल को बार करता है। किसको बार करता है? ट्रायल को बार करता है। ठीक है, तो वर्ड क्या लिखा हुआ है? नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। भाई ट्रायल से प्रोसीड नहीं करेगा। और सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है? हाथों हाथ पता होना चाहिए, सेक्शन में 11 में लिखा है नो कोर्ट शैल ट्राई। वर्ड देखो, यहाँ पे लिखा है ट्राई तो दूर की बात है, सेक्शन 10 में बोला है कि प्रोसीड विद ट्रायल ही नहीं करेगा any suit. No court shall proceed with the trial of any suit where the matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially issue in the previous। क्या सूट में क्या है? सेम है। यहाँ पे एक वर्ड लिख देना, सेम है, कि जो मैटर इन इशू है सब्सिक्वेंट सूट में, तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड तो क्या लिखा है? प्रोसीड विद ट्रायल। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट और सब्सिक्वेंट सूट। ठीक है, प्रीवियसली जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ है और जो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ है, उन दोनों में क्या है? मैटर इन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशियली क्या है? सेम है। थर्ड बात इसने बोली कि बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। हर्षित समझ गए? यहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंटेटिव के बाद में फुल स्टॉप नहीं लिखा, यहाँ पे वर्ड लिखा है रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन द बोथ सूट और इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। फिर वर्ड क्या लिखा है कि सूट क्या है? चल रहा है। और ये सूट कहाँ पेंडिंग हो सकता है? ये सूट सेम कोर्ट में भी पेंडिंग हो सकता है, या कोई से भी कोर्ट जो इंडिया में सिचुएटेड है उसमें पेंडिंग हो सकता है, कोई सा भी कोर्ट जो इंडिया के बाहर है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड नहीं है। कल मैंने बताया था फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन, दो वर्ड थे, एक तो क्या था? सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया प्लस नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों वर्ड थे। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि एक ऐसा कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया में है बट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां भी ऐसा सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ना ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। डेफिनेशन बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट भी आपको 4 4 8 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए रेस सब्जुडिस की डेफिनेशन को लिखते टाइम। हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया? क्या एक्सप्लेनेशन हम बाद में क्या करेंगे? बाद में क्या? नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल एनी इशू विच इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज और पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। और ये सूट कहाँ कहाँ पेंडिंग हो सकते हैं? विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है इन द सेम कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डन। ये डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो ये तो बुक बेयर एक्ट में भी लिखा है मैडम, आगे क्या चीज है तो देखो क्या क्या है, पढ़ते हैं। देखो कि इस केस के लिए एक तो ये मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी प्रोविजन है। सूट से कोर्ट, जो दूसरा कोर्ट है वो सूट से ट्रायल मतलब प्रोसीड विद द ट्रायल नहीं करेगा। देयर मस्ट बी टू सूट, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। वर्ड याद रखोगे, जब आप रेस सब्जुडिस लिख कर आओगे तो वहां पे आपको लिखना है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, और जब आप रेस जुडिकेटा लिख कर आओगे तो वहां पे आपको लिखना है फॉर्मर सूट। ठीक है, दो सूट होंगे, एक होगा प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट और दूसरा होगा सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। ये जो सेक्शन है ये फॉरेन कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होता है। तो एक डिफरेंस और देख लेते हैं, रेस सब्जुडिस फॉरेन कोर्ट के जजमेंट्स पर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन रेस जुडिकेटा फॉरेन कोर्ट्स के जजमेंट पर अप्लाई होता है। सारे आपको मेंस के आंसर, प्री के आंसर मैं यही क्लियर करवा दूंगी कि रेस सब्जुडिस फॉरेन कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन रेस जुडिकेटा फॉरेन कोर्ट्स पर अप्लाई होता है। द
मैम एप्लीकेशन जैसे अगर 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है रेस्ट सब जुडिस पे, तो उसमें एक छोटा कंपैरेटिव एनालिसिस भी डाल सकते हैं क्या? हाँ मैम डाल सकते हो आराम। आप देखो सब चीजें आप फॉर प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट मैटर इन इशू को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और आप कंपैरिजन बना सकते हो रेस जुडिकेटा और रेस सब्जुडिस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और अगर मैम जैसे शॉर्ट नोट आता है तो उसमें भी सारी चीजें एक्सप्लेन करनी जरूरी है या फिर नॉर्मली अपना पॉइंटर्स में नहीं डेफिनेशन नहीं नहीं, डाल दें? सब सिर्फ क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। ओके ओके। तो आ जाओ, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। फिर क्या लिखा हुआ है कि ये अपील और रिवीजन इन पर भी अप्लाई होता है। तो कोई मुझे बताएगा क्या रेस जुडिकेटा अपील पर अप्लाई होता है क्या? नो मैम। ऑफ कोर्स समझ में आ गया क्या रेस जुडिकेटा अपील पे अप्लाई। भाई एक बार यदि कोई केस डिसाइड कर दिया, मान लीजिए अपीलेट कोर्ट ने भी कर दिया, उसकी क्या लग सकती है, उसकी तो दोबारा अपील लग सकती है, ठीक है। तो ये चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो एक डिफरेंस और समझ में आ गया कि रेस सबजुडिस अपील पर अप्लाई होता है, रेस सबजुडिस अपील पर अप्लाई होता है, लेकिन रेस जुडिकेटा अपील पर अप्लाई नहीं होता है। फिर ठीक है, दिस मैम सेक्शन एक कंफ्यूजन थी, जैसे सेम सूट हम 2 बार नहीं डाल सकते, ये चीज हमने सेक्शन 11 में देख ली। सेक्शन 10 में हम बोल रहे हैं कि अगर दो एक जैसे सूट हैं और दोनों चल रहे हैं तो उसके ऊपर रेस्ट सब्जुडिस अप्लाई हो गया। डन। अब जहाँ अपील की बात आती है, अपील तो सेम मैटर्स में हो सकती है ना? तो अपील की आप अपील लगा सकते हो ना, दोबारा लगा सकते हो ना सेकंड अपील। तो इसमें जैसे जो 2 मैटर्स चल रहे हैं, सपोजिटली अगर एक का डिसीजन पहले हो जाता है तो उसमें वो पहले रेस्ट अपील चली जुडिकेटा जाती अप्लाई, है। वो तो रेस्ट जुडिकेटा हो जाएगा फिर। यदि सेम मतलब हम क्या होगा, यदि एक मैटर क्या हो जाएगा, एक मैटर मान लीजिए दो केस चल रहे हैं और एक हम्म। पहले डिसाइड हो गया, तो रेस्ट जुडिकेटा वाला सेक्शन आ जाएगा अब। तो अब उसके रेस्ट बाद फिर सब्जुडिस थोड़ी उसमें ना, जो रेस्ट सब्जुडाइज के जो भी चल रहे थे प्रोविजन वो सब खत्म हो वो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब रेस जुडिकेटा का हम एक्सप्लेनेशन नंबर सेकंड या थर्ड देखेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है फॉर्मर सूट का मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जो सूट पहले डिसाइड हुआ, जो सूट पहले हम्म। डिसाइड हुआ उस पे क्या हो जाएगा, रेस उसको फॉर्मर सूट का। अभी तो क्या बोल रहे थे हम, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, लेकिन जैसे ही वो अभी केस तो ऐसा है डिसाइड हो कि जाएगा, पैरेलल चल रहे हैं दोनों, हाँ, ऐसा? और जैसे ही सूट डिसाइड हो जाएगा तो उसको क्या बोलने लग जाएंगे, फॉर्मर सूट, उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके किसी ओके एक मैम, बार ओके। पहले डिसाइड कर, पहले पढ़ते हैं फिर वापस सारी क्वेरीज पूछेंगे। पहले सेक्शन 10 पूरा पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया। और दिस सेक्शन ओनली बार्स द ट्रायल, बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि सूट को बार नहीं करता है, सूट को बार नहीं करता है, ये ट्रायल को बार करता है, ट्रायल को बार करता है। कैसे मान लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए एक सूट पेंडिंग है, एक सूट पेंडिंग है और ए वर्सेस बी। अब बी सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है, बी ने दूसरे कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर दिया सेम मैटर पे, तो सूट इंस्टीट्यूट तो हो गया, वो तो बाद में पता चलेगा ना। दूसरे स्टेज पे जब ए आके बोलेगा कि भाई यहाँ तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, यहाँ तो सेक्शन अप्लाई होता है, तो वो कोर्ट क्या कर सकता है, वो बी को बोलेगा कि भाई तूने जबरदस्ती केस लगाया, ले मैं तेरे ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाता हूँ। तो देखिए सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद ऑर्डर भी पास हो गया। मैं ये नहीं बोल रही कि ऑर्डर पास नहीं हो सकता, लेकिन ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। This section only bars the trial, not the institution of the suit, or provision contained in section 10 mandatory and no discretion is left with the court। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। समझ में आया? एक बार जल्दी से बेयर एक्ट उठाओ, जल्दी से बेयर एक्ट उठाओ, और जो बेयर एक्ट में जो वर्ड लिखे हुए हैं पेंसिल से ऐसे टिक कर करके, पेंसिल से टिक करो कि क्या क्या वर्ड लिखे हैं, और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है क्या अभी, वो देखो, ठीक है। 20-25 हो रहे हैं, मतलब 8 बजे। हाँ मैम रेस्ट सब्जुडाइज पे मैटर इन इश्यू सेम नहीं, मतलब सेम होना चाहिए अगर डायरेक्टली और सब्जुडाइज लगेगा। हाँ अगर जी, मैटर डिफरेंट डिफरेंट हुआ तो नहीं और एक कुछ मतलब अगर वो पोजीशन। नहीं लगेगा फिर। सॉरी वहां पे वर्ड लिखा हुआ है ना कि मैटर क्या होना चाहिए, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए, तभी रेस सब्जुडाइज लगेगा। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो काउंटर क्लेम के केसेस होते हैं
हम्म। उसमें कैसे अप्लाई करेंगे रेस्ट सब्सिडाइज, क्योंकि जैसे होता है कि ए वर्सेस बी चल रहा है। हाँ अगर ए ने टेम्पररी इंजंक्शन के लिए बोला और बी के पास ज्यादा एविडेंसेस हैं, वो एक दूसरा सूट डाल देता है जिससे कि इंजंक्शन जो है वो बी के फेवर में पास हो जाता है दूसरे सूट में। ठीक है। तो यहाँ पे भी तो रेस्ट सब्सिडाइज लगेगा या नहीं? रेस्ट जुडिस नहीं लगेगा ना, यहाँ पे वही क्योंकि दोनों दोनों मैटर्स जो है वो अगर पैरेलली मैम चल रहे हैं। देखो क्या होता है, अब पैरेलल चल रहे होते हैं लेकिन क्या होता है, जब तक दूसरे कोर्ट को पता नहीं चलेगा, समझो जब तक दूसरे कोर्ट को पता नहीं चलेगा कि पहले से मैटर चल रहा है, ठीक है, हम्म, पहले से मैटर चल रहा है, तब तक तो कैसे वो रोकेगा उस चीज को। मैम वो यदि ऐसे दूसरे भी कोर्ट को पता चल जाएगा कि भाई मैटर चल रहा है तो वो तो रोक देगा कि भाई पहले कोर्ट में जाओ। क्या श्रेया मैम? मैम वो पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल नहीं होगा ना, फिर उनके टाइटल्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे लेकिन बी पार्टी क्लेम करेगा और पार्टी यहाँ सेम पे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हो, पार्टीज तो सेम है ना। पार्टी सेम है। पार्टी एक केस सेम चल है, रहा है ए ए और बी। वर्सेस बी और एक केस चल रहा है बी वर्सेस ए। दोनों सेम चीज पे लड़ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से टेम्पररी इंजंक्शन लेना चाह रहे हैं। तो टेम्पररी इंजंक्शन दोनों एक दूसरे से मतलब ये देखो, मैं यही बोल रही हूँ कि कोर्ट में मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपको वर्ड लिखा है, देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड है कि दिस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 कैन बी एट एनी स्टेज। जब तक कोर्ट को पता नहीं चलेगा, कोई और दूसरा आकर नहीं बोल देगा कि ये तो सेक्शन 10 से बाहर है सर, ऑलरेडी केस चल रहा है, ऑलरेडी केस चल रहा है, तब तक कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि ऑलरेडी केस चल रहा है। और जैसे ही नहीं पता चलता और मान लीजिए नीचे वाले मतलब दूसरे वाले कोर्ट ने क्या कर दिया, केस सॉर्ट आउट कर दिया, तो फिर वो रेस्ट जुडिकेटा की प्रोविजन से वो पहला वाला सूट बाहर हो जाएगा। पर मैम इसमें तो चलो ठीक है, लेकिन काउंटर क्लेम की पोजीशन में कहाँ जाएगा फिर वो? तो मैम काउंटर क्लेम तो काउंटर इसमें क्लेम भी सेम डिफरेंट डिफरेंट सेम चीजें आ पार्टीज जाती के है ना। बीच में ही होगा। तो मैम काउंटर क्लेम तो डिफरेंट चीजें आ जाती है। काउंटर क्लेम क्या होता है कि भाई मैं तुझसे 10,000 मांग रहा हूँ, मैं हम्म। तुझसे 10,000 मांग रहा हूँ, बी बोल रहा है तू मुझसे क्या 10,000 मांग रहा है, मैं तो तुझसे 1 लाख रुपए मांगता हूँ, तूने मुझसे पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो मैम मैटर सेम नहीं है। पर मैम रिकवरी का तो आ ही रहा है ना, अरे तो सेम रिकवरी का टाइटल है। ए बी से, अरे तो ए बी से रिकवर कर रहा है, बी किसी और चीज में रिकवरी मांग रहा है। सूट सेम ही होगा ना, काउंटर क्लेम में सेम सूट में ही डिमांड करेगा। समझो, हाँ। वो भी तो बात है, मतलब वो तो आप समझो ना, क्या काउंटर क्लेम, हाँ सही बात है, काउंटर क्लेम होता है, सेटअप होता है, वो तो सेम सूट में लगता है, तो हम यहाँ पे तो रेस्ट सब्जुडिस की बात ही नहीं आती है। ओके। समझ रहे हो ना शोभना मैम, नया सूट लगा के थोड़ी काउंटर क्लेम करता है, वो नया नए कोर्ट में थोड़ी लगाता है, वो तो सेम कोर्ट में लगाता है। ठीक है। दीदी एक मैम चीज पूछनी थी। इसमें ना एमसीक्यू में थोड़ा सा इसमें दिक्कत थी, उसमें काउंटर क्लेम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो हम्म। उसमें बोल रहा था कि सब्सिडीज अप्लाई होगा। आप अच्छा, जो एक्सप्लेन कर रहे हो उसके हिसाब से है कि नहीं होगा? एक बार मेरे को क्वेश्चन भेज देना तो मैं एक बार और देख लूंगी। हाँ अभिनव बताएं। ओके मैम। दीदी दिक्कत ये थी, एक आपने एग्जांपल दिया था कि दो कोर्ट है जहाँ पे दो हम्म मैटर चल रहे हैं, दोनों ने, एक ने ए को पोजेशन दे दिया था और एक ने बी को पोजेशन दे दिया था। वो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इन फ्यूचर ऐसे हाँ सरकमस्टांसेस आ सकते हैं। हाँ, ये यहाँ तक तो चीज समझ में आ गई थी, पर जब पोजेशन दे दिया उसके बाद में क्या चीज अप्लाई होगी, अगर तो दोनों ही फिर कोर्ट वो ने अपने अपने अलग अलग। रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा, फिर वो रेस ओके, जुडिकेटा बस अप्लाई हो यही जाएगा, इशू था। जैसे ही केस डिसाइड हो जाता है ना, जैसे ही केस डिसाइड हो जाता है अभी हम पहले एक काम करते हैं, रेस जुडिकेटा पढ़ते हैं, फिर हम दोनों के डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं मतलब सेक्शन नंबर 10 में हम्म। जो सूट है वो पेंडिंग ही होने चाहिए, अगर वो डिसाइड हो गया कोई भी एक तो वो तो रेस्ट जुडिकाटा लगेगा। सेक्शन 11 लग जाएगा, सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ही इस बारे में बात करता है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब जल्दी से 1 मिनट का मतलब, अब 1 मिनट का टाइम लो और बेर एक्ट में जो डेफिनेशन पढ़िए, देखो ऐसे इतने सारे क्वेश्चन अपने माइंड में आ सकते हैं। अभी अभी हाल फिलहाल के लिए डेफिनेशन क्लॉज पढ़ो, फिर हम रेस जुडिकेटा पढ़ेंगे, फिर हम दोनों के बीच का डिफरेंस पता लगेगा, ठीक है। पढ़ो 1 मिनट। दीपांशी मैम, चलो।
ठीक है, बस 3 4 लाइन की डेफिनेशन थी, पढ़ ली होगी, इतने इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब आ जाओ। हम्म मैम इसमें अपील का क्या होगा मैम, ये समझ नहीं आया मुझे। मैम आप देखो, मान लो कोई केस डिसाइड हो जाता है तो क्या आप अपील नहीं लगा सकते क्या उस चीज की? लगा सकते हैं। तो बस तो मैम ये रेस जुडिकाटा में अपील क्यों नहीं अप्लाई होती? मैम रेस जुडिकेटा में तो अपील, हाँ रेस जुडिकेटा में अपील अप्लाई नहीं होती। मैम अभी आपने कहा ना मतलब रेस रेस जुडिकेटा में तो मैम लग जाती है अपील। तो रेस जुडिकेटा में तो लग जाती है मैम, रेस सबजुडिस में। मैम रेस रेस सबजुडिस में नहीं लगती। हाँ, तो रेस सबजुडिस में मैम अपील तो लग सकती है ना, अपील पे भी अप्लाई होता है। अपील ऑलरेडी पेंडिंग है तो वापस थोड़ी आप अपील लगा सकते हो, ऑलरेडी पेंडिंग है। यदि एक ऑलरेडी बार आप रेस पेंडिंग है जुडिकेटा अपील पढ़ा दो, डिसाइड, उसके बाद हाँ बता फिर दो। अपन एक बार डिसाइड करते हैं, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउटफुल रहेगा। आ जाइए रेस जुडिकेटा पढ़ते हैं। हाँ पहले पढ़ा दो, पहले पढ़ा दो। देखो पहले तो ये थोड़े बहुत वर्ड्स वो पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू रिमेंबर। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट हैज ऑलरेडी बीन इंस्टीट्यूटेड विच इज पेंडिंग, देन नो सब्सिक्वेंट सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। वर्ड थोड़ा सा है कि ट्रायल नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको चेंज करूंगी। डायरेक्टली का मतलब है 100% और सब्सटेंशियली का मतलब है नियर बाय। ऑब्जेक्ट क्या है इस दिस सेक्शन का? टू पैरेलल ट्रायल्स ऑन द सेम इशू बाय द टू कोर्ट, इनको अवॉइड करना है। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट फाइंडिंग्स ऑन इशू। देखो फाइंडिंग्स ऑन इशू ऐसा नहीं कि जजमेंट में ही कॉन्फ्लिक्शन हो, इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में भी तो कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है। ऐसा कर सकता है कोर्ट कि एक जो इशू है वो ए के फेवर में पास किया एक कोर्ट ने, और एक कोर्ट ने दूसरे कोर्ट ने क्या करा, बी के फेवर में पास किया। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट फाइंडिंग ऑन इशू बिटवीन टू केसेस विच इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम। अब आ जाओ, जो चीजें उधर लिखी थी वो चीजें सेम टू सेम यहाँ लिखी है, ठीक है, बस हम क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। देखो वहां पे लिखा था प्रोसीड विद द ट्रायल, यहाँ लिखा है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। याद रखो यहाँ पे इशू वर्ड भी लिखा हुआ है कि जो इशू पहले क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। सूट डिसाइड हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन इशू भी यदि डिसाइड हो चुका है तो उस पे भी क्या हो जाएगा, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। तो नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू वेयर matter is directly or substantially in issue in a former suit between the same parties or party litigating under same title। ठीक है, फिर नीचे वर्ड है कौन जो फॉर्मर सूट है वो कौन से कोर्ट में चला, इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। कि जो पुराना वाला जो पर्सन है, पुराना वाला जो कोर्ट है, वो बाय चांस यदि ये दूसरा सूट लग भी जाए ना तो वो पुराना वाला कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस केस को क्या करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। आपको ये लाइन समझ में नहीं आया तो बस ये याद कर लो कि जो दूसरा वाला सूट है या दूसरा वाले कोर्ट का जो सूट है, वो सूट या वो इशू, उसको क्या करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए जो पुराना वाला कोर्ट है, फॉर्मर जो कोर्ट है, वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और उस कोर्ट ने क्या करना चाहिए, उस जो पहले वाले इशू है उसको हर्ड एंड फाइनली डिसाइड कर लेना चाहिए। हर्ड एंड फाइनली डिसाइड वर्ड क्या है यहाँ पे, हर्ड एंड फाइनली डिसाइड मतलब एडजुडिकेटेड। नहीं समझ में आया होगा। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं फिर देखते हैं। देखो जो कोर्ट है वो ट्राई नहीं करेगा कोई भी ऐसा सूट और कोई भी ऐसा इशू जो किसने सॉर्ट आउट कर दिया है या किसने हर्ड और फाइनली डिसाइड कर दिया है एक कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट द्वारा। ठीक है, इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच द इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, हर्ड और फाइनली डिसाइड कर दिया जाना चाहिए उस फॉर्मर कोर्ट के द्वारा। ठीक है, पहले में क्या था, पेंडिंग था। इस सेंटेंस में आप कंफ्यूज मत हो, बस सिंपल सा आप ऊपर वाला ही लिख दो कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू विच हैज बीन हर्ड और फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन वेयर द मैटर इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू
same in a former suit between the same parties and parties litigating under same title। वापस मैं वर्ड लिखकर बताती हूँ, फिर दोबारा हम देखो लिखो। देखो जब आप बेयर एक्ट करोगे तो थोड़ी सी लैंग्वेज ऊपर नीचे है, तो हम इसमें लिखेंगे नो कोर्ट शैल ट्राई, ठीक है, एनी सूट और इशू, ठीक है, which has been finally heard or decided, finally heard or decided by the court of competent jurisdiction। डायरेक्ट में लिख लो या जहां भी नोट्स बना रहे हो, by the court of competent jurisdiction, ठीक है, in which, ठीक है, in which matter or issue substantially or directly or substantially same, directly or substantially same between the parties and parties litigating under same title। यदि आप रेस जुडिकेटा की डेफिनेशन इस तरीके से लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, इंस्टेड ऑफ आप बेयर एक्ट की क्या करोगे, लैंग्वेज पढ़ोगे। समझ में आया? ये वाली लाइन समझ में आई क्या? एक बार हैंड रेज करो। बेयर एक्ट की लैंग्वेज को ध्यान मत रखना, ये वाली लाइन समझ में आई कि नो कोर्ट, क्योंकि एक इशू या कोई सूट जिसको फाइनली हर्ड और डिसाइड कर दिया है, मैं इसको लिख ही देती हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो मैं लिख नहीं सकती, अदरवाइज वर्ड होता तो मैं लिख देती, वर्ड एमएस वर्ड होता तो लेकिन आप इस तरीके से लिख दोगे कि कोई कोर्ट ऐसा सूट ट्राई नहीं करेगा, ऐसा इशू ट्राई नहीं करेगा जो क्या कर दिया है, फाइनली हर्ड और डिसाइड कर दिया है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन के द्वारा, ठीक है। और यदि जो सूट लग रहा है वो उसमें मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है बिटवीन पार्टीज एंड पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। और भी चीजें पढ़ते हैं आज के लिए। मैम कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, ये मैम टेरिटोरियल या पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन से या सब्जेक्ट मैटर से डिसाइड होता है? जनरली सीपीसी में मैं बताऊं, जनरली सीपीसी में सेक्शन 6 अप्लाई होता है। सेक्शन देखो ये इसकी डेफिनेशन में लिखी है कि कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का मतलब क्या है, कॉम्पिटेंट कि हर कोर्ट को कॉम्पिटेंट माना जाता है, सेक्शन 6 जनरली अप्लाई होता है, ठीक है। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन देखा जाता है, ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ओके। और ये भी लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, ये भी लिखा हुआ है कि हर कोर्ट को कॉम्पिटेंट माना जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अपील, कि किस कोर्ट की अपील कहाँ लगती है उससे कोई मतलब नहीं है, हर कोर्ट को माना जाता है कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन यदि वो सेक्शन 6 के जो भी कंप्लायंसेस है उसको फुलफिल करता है। तो देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। आ जाइए, देखिए ये सब पढ़ लिया। अब देखो एडिशनल्स, ये तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज है कि रेस मतलब है सब्जेक्ट मैटर और डिस्प्यूट, जुडिकेटा का मतलब है एडजस्ड, मतलब कोर्ट ने माइंड लगाकर क्या करा है, एडजुडिकेट करा है उस केस को, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, तो आप ये देखो यदि कोर्ट कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन का नहीं होगा ना तो क्या हो जाएगा, फिर वो सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होगा, दूसरा केस लग सकता है। अब आ जाओ और देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। ये मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया कि इन अदर वर्ड्स वंस अ मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, नो पार्टी कैन बी परमिटेड टू रीओपन इट इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन। Where an issue has been heard and finally decided by the court cannot try the subsequent suit or issue in the subsequent suit। Very important, दोनों बात लिखा हुआ है, सूट भी लिखा हुआ है और कोई इशू भी फाइनली हर्ड और डिसाइड हो जाता है तो उस पे भी क्या हो जाता है, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है। अब ये हटा देंगे यहाँ पे। मैम ये सूट तो समझ में आ गया कि बात को डिसाइड फिर नहीं करेगा। मैम ये इशू किससे रिलेटेड है मैम? मैम इशू सर, सूट में, इशू कोई भी सूट इशू डिसाइड, मान लीजिए कि कोई भी इशू डिसाइड हो गया एक बार, देखो रेस जुडिकेटा है ना, सेम स्टेज मतलब सेम सूट में भी अप्लाई होता है, सेम सूट की स्टेजेस पे भी अप्लाई होता है। यदि कोर्ट ने एक बार मीन प्रॉफिट का अमाउंट डिसाइड कर लिया, मान लीजिए कोई मीन प्रॉफिट एक इशू है, एक इशू है यस मीन मैम, प्रॉफिट, तो ये हो गया, मान लीजिए ये इंक्वायरी स्टेज पे या ऐसे मतलब जो भी पहले की स्टेज है उस पे डिसाइड हो गया मीन प्रॉफिट का अमाउंट, तो अब ट्रायल की स्टेज पे ये क्वेश्चन दोबारा नहीं उठेगा, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो गया, रेस जुडिकेटा, ठीक है, ओके मैम। ठीक है। और मतलब सेम स्टेज पे भी अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दो चीजों को तो रट लो, दोनों वर्ड है यहाँ पे, सूट भी वर्ड है और इशू भी इशू भी वर्ड है, वर्ड है। ठीक है। तो देखो
द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, कंस्ट्रक्टिव तो छोड़ो, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विल ऑल्सो अप्लाई टू रिट पेटिशन। कौन सी रिट पर अप्लाई नहीं होता लेकिन, किसी को पता है? हेबियस कॉर्पस। ठीक है, याद रखना ये चीज को कि जो रेस जुडिकेटा है सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग और है ना रिट्स पर भी अप्लाई होता है, पीआईएल्स पर भी अप्लाई होता है, लेकिन रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस पर ये रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, प्री एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। देखिए पढ़ते हैं। देखो ये कंस्ट्रक्टिव ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखोगे तो ज्यादा सही है कि बट द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई टू अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ये इन केसेस में कहा था। अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, ये क्वेश्चन पूरा बहुत अच्छा बन के आता है, रेस जुडिकेटा का क्वेश्चन, और जितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आते हैं मेंस में वो सब मैं आपको बता दूंगी कि रेस जुडिकेटा 3 रोमन मैक्सिम्स पर क्या है, अप्लाई है, बेस्ड है। नेमो डेबिट विस वेक्सारी प्रो उना इडम कोजा, कि एक पर्सन को 2 बार मतलब वैक्स नहीं किया जा सकता सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए। और कहाँ कहाँ दे रखा है, सीआरपीसी में कहाँ दे रखा है? मैम ये डबल जीओपार्डी जैसा हो गया ना? हाँ, सीआरपीसी में कहाँ दे रखा है, कौन सा 300। सेक्शन दे रखा है? सेक्शन 300 300। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखा है? 20 clause 2। मैम सेक्शन आर्टिकल 300 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्लॉज 2, ऑफ ठीक है। तो ऑफ इन चीजों, कॉन्स्टिट्यूशन। इन जगह पे सेम बात बोल रखी है कि नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो उना इडम कॉजा, कि एक पर्सन को दो चीजों, मतलब एक पर्सन को सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए आप क्या नहीं कर सकते, ट्वाइस मतलब वैक्स नहीं कर सकते, और सेक्शन 11 में भी यही बात कह रखी है। दूसरा रूल कौन सा है, आ जाइए। Interest republica ut sit finis litium. It is the interest of the state that there should be end to a litigation, कि हर litigation का end होना चाहिए, ऐसे तो केस चलते ही रहेंगे, तो ये भी एक रोमन मैक्सिम पर बेस्ड है। रेस जुडिकेटा प्रू वेरिएट ऑक्यूपेटर, कि भाई एक जुडिशियल डिसीजन को हमेशा करेक्ट ही कंसीडर करो, आप ऐसे तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही उठाते रहोगे। अब यहाँ पे आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 याद रखनी है और एक्सप्लेनेशन नंबर 6 याद रखनी है, बाकी तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। देखो एक्सप्लेनेशन नंबर 1, फॉर्मर सूट, the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior। समझ में आ गया शोभना मैम? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यस कौन मैम। सा सूट पहले लगा हो, जो सूट पहले डिसाइड हुआ है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मर सूट। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा सूट पहले लगा है, पैरेलल सूट भी चल रहे हैं, तो यदि दूसरा सूट, दूसरे नंबर का सूट, चाहे वो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ था लेकिन क्या हुआ, पहले डिसाइड हो गया, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा फॉर्मर सूट। और वापस अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, वहां पे था प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। अब आ जाइए, और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, कभी भी ये मत सोचना कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख लोगे। रिकॉर्डिंग, ये जो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है ना, जब हम देखते हैं एग्जाम, मतलब जब हम देखते हैं क्लास के बाद, वो यही 1 घंटे की रिकॉर्डिंग 3 से 4 घंटे की हो जाती है। तो आप यही मतलब कंसीडर करो या यही ध्यान रखना कि हमेशा लाइव क्लासेस आपको लेनी है। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमने पढ़ लिया फॉर्मर सूट। सेकंड नंबर सिंपल सा एक ही बात बोलता है कि हर कोर्ट को क्या माना जाएगा, कॉम्पिटेंट माना जाएगा, हर कोर्ट को कॉम्पिटेंट माना जाएगा अपील, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ अपील, बस इतना याद रखो कि हर कोर्ट को कॉम्पिटेंट माना जाएगा। और ये बात करता है मैटर इन इशू। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 किसकी बात करता है, मैटर इन इशू, की एक पार्टी, द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन एलिज्ड बाय वन पार्टी ईदर डिनाइड और एडमिटेड बाय द अदर। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैटर इन इशू की बात करता है कि एक पार्टी ने तो क्या करा है, एलिज करा है, दूसरी पार्टी ने या तो डिनाई करा है या एडमिट करा है, इसे क्या कहते हैं, मैटर इन इशू। जो ऊपर बात करी ना मैटर, सब्सटेंशियली और डायरेक्टली मैटर, वो मैटर यही मैटर है। अब आ जाओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। क्या बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है कि एक इंसान है ए और बी, मैं चलो मान लो पागल है, ठीक है, क्या नहीं देती, आराम से अच्छे खासा 1 साल तक रेंट दे रही थी। अब क्या हुआ, मेरा मन कर रहा है मैं रेंट नहीं पे कर रही, ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, या जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ,
ठीक है, तो भाई रेंट नहीं दे रही तो फ्री का मकान थोड़ी है, इसने लगाया सूट। लेकिन इसने कौन से सूट इसने लगाया? मार्च और अप्रैल के रेंट के लिए सूट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है, ठीक है डिसाइड हो गया इसके फेवर में, लेकिन इसको थोड़े दिन बाद याद आया कि यार मैं तो भूल गया कि जनवरी और फरवरी का भी इसने रेंट नहीं दिया था। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, भारती मैम बताइए कि क्या ये अब जनवरी और फरवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है क्या? नो मैम, कोर्ट मान लेगा कि आपने उस आप टाइम में इशू भारती रेज मैम किया प्लीज था। आप बताइए, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइए, अदरवाइज नहीं बोल रहे तो मैं बोल देती हूँ कि हाँ बताएं। रिज्यूम तो करेगा यार। मैं बताती हूँ, सुनिए। दिनेश सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि क्या हुआ, अब ये जो बी के पास ऑप्शन था ना मैम, ये जनवरी और फरवरी के लिए क्या कर सकता था? सूट लगा सकता था। माइक ऑन करिए एक बार भारती मैम, लगा सकता था ना ये जनवरी और फरवरी के लिए सूट, हाँ। लेकिन इसने नहीं लगाया। तो इस पे क्या अप्लाई हो जाता है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है, माना हुआ रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है, चाहे ये चीज फाइनली हर्ड और डिसाइडेड नहीं थी। ध्यान रखना आगे से, और इसकी डेफिनेशन आपको पॉइंट पर याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए थी? कि ऐसी चीजें जो पहले लाई जा सकती थी लेकिन आपके द्वारा नहीं लाई गई, समझ रहे हो, कि ऐसे इश्यूज जो डिफेंस और अटैक का पॉइंट बनाए जा सकते थे पहले, लेकिन आपने उसको डिफेंस और अटैक का पॉइंट नहीं बनाया, तो उस पर क्या अप्लाई हो जाता है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, इसकी डेफिनेशन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। सब लोग कर दीजिए। मैम ये जो रेस जुडिकेटा और रेस सब्सिडाइज है, इसको हम सूट्स पे इश्यूज पे अप्लाई कर रहे हैं। जो बीच में एप्लीकेशंस जो लगती हैं, मिसलेनियस हम्म एप्लीकेशंस, उन पे भी अप्लाई होगा क्या ये? इश्यूज में आ जाएगा। मिसलेनियस एप्लीकेशन ये इश्यूज में, यदि इशू का पार्ट बन रही है वो एप्लीकेशन, ठीक है, तो आ मैम जैसे जाएगा, अपना अदरवाइज जो अदरवाइज सीपीसी नहीं में जैसे आएगा। हम लोग 3 पार्ट्स में कर रहे हैं ना, हम्म मतलब 2 पार्ट, एक तो हो गया अपना प्लीडिंग सेपरेटली, एक हम्म आपका मिसलेनियस हो गया, एक सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग हो गया। तो हम्म एक तो चीज़ है, जो सूट है वो हम मेरिट्स पे जा रहे हैं, जिससे कि हमें एक आउटर कंक्लूजन मिलेगा। हम्म एक बीच में जो एप्लीकेशंस लगती हैं, जिनको मतलब जिनका ऑन मेरिट्स कोई लेना-देना नहीं होता, तो उसका भी इफ़ेक्ट इसमें पड़ेगा कि मैं नहीं? एक बार इसको देखकर बता दूंगी कि एप्लीकेशंस पर भी अप्लाई होता है क्या, कहीं ना कहीं मैंने नीचे लिखा हुआ है इसको। मैम जैसे मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने कोई एक नॉर्मल रैंडम कोई प्रॉपर्टी है जिस पे सूट चल रहा है। हम्म अब उसमें क्या किया, डिफेंडेंट ने जबरदस्ती उसमें घुस के ईंटें रखना शुरू कर दिया। तो हम्म बीच में एक हम एप्लीकेशन डाल देते हैं टेम्परेरी टेम्पररी इंजंक्शन का। इंजंक्शन की लगाओगे ना अब फिर वो तो। उसका मेन सूट से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो इंटरिम रिलीफ के तौर पे लेंगे। तो उस पे ये 2 चीजें अप्लाई होंगी या नहीं, ये पूछना था ये मैं एक बार मेनली। देखकर बता दूंगी कि एप्लीकेशंस पर भी अप्लाई होता है क्या, ऑलराइट लेकिन मैम, कहीं भी ऑलराइट। डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें क्योंकि बहुत हमें डीप में इसको पढ़ना चाहिए, तो मैं एक बार आपको बता दूंगी कि एप्लीकेशंस मैम पर ये भी अप्लाई। ये ना एक क्वेश्चन ये डीजीएस में था, प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखा था, हम्म तो इसीलिए मैंने पूछा। डन डन, आप मुझे एक बार है ना व्हाट्सएप भी कर देना, तो मैं एक बार देख लूंगी इसको ओके मैम, एप्लीकेशंस ओके। पे भी। मैम हाँ। मैम एक केस है पीसी जयनाथ वर्सेस अमृत जयनाथ। हम्म मैम ये रेस्ट ऑफ जुडाइस का केस है। हम्म मैम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैम मैं ये रीड करूँ? मैम अभी प्लीज रीड मत करो, आप मुझे शेयर कर देना, टाइम बिल्कुल नहीं है, आप मतलब आराम से इसका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए। मैम मतलब ये बोल रहा है कि ये अपील पे अप्लाई, इट इज नॉट, दिस सूट इज नॉट अपीलेबल इन सेक्शन 10। मैम इस केस में ये डिसाइड हुआ था। मैं एक बार देख कर इसको बता दूंगी, आप मुझे इसको फॉरवर्ड कर देना। दिस The सूट इज नॉट अपीलेबल। यस मैम। मैम हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो अल्टीमेट डिसीजन है वो यही है कि अपील्स पे अप्लाई होगा। हाई कोर्ट के बहुत डाइवर्जेंट जजमेंट्स हैं, कुछ में बोलते हैं कि अप्लाई होगा, कुछ में बोलते हैं नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे मतलब हाई कोर्ट काफी ऐसे वेरिएंस वाले डिसीजन दे देता है, ठीक है, लेकिन जो सुपीरियर चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ही रहती है। कहीं आप कहीं लोग देखो, कहीं केस देखोगे कि एक स्टेट उस चीज पे हाँ कर रहा है और एक स्टेट उस चीज पे डिनाई कर रहे हैं, कई बार देखोगे आप ये सारी चीजें। अभी आप जो केस बोल रहे हो, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है क्या दीपांशी मैम? यस मैम सुप्रीम कोर्ट का है ये। चलो ठीक है, फिर वो तो आप मुझे शेयर कर देना, वो हम देख लेंगे।
देख एक एक बार बार एक्सप्लेनेशन 2 बताना। एक्सप्लेनेशन 2 आप सिर्फ इसको याद कर लो कि हर कोर्ट क्या होता है, कॉम्पिटेंट होता है। हर कोर्ट को ये कंसीडर किया जाता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कोर्ट की अपील कहाँ लगेगी, किस कोर्ट की अपील कहाँ लगती है, हर कोर्ट को क्या माना जाता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट माना जाता है। ठीक ठीक है, है। बस इसको इतना ही याद कर लो, आगे आपको इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो पॉइंट पढ़ो। Constructive res judicata any matter which might and ought to have been made। देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, विच माइट और ought to have been made, कि एनी मैटर जो बनाए जा सकते थे। ये दोनों वर्ड्स भी आपको लिखकर आने हैं कि एनी मैटर विच माइट और ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been matter directly or substantially in such suit। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, कहाँ दिया गया है, तो हमें लिखना है सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है। एनी मैटर विच माइट और ought to have been पॉइंट ऑफ डिफेंस और अटैक इन फॉर्मर सूट, लेकिन बनाए नहीं गए, तो क्या मान लिया जाता है, उस पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई मान लिया जाता है। और ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया जनवरी फरवरी में, मार्च और अप्रैल का, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको लिखकर आना है एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ऑफ सेक्शन 11। और आ जाइए क्या क्या लिखा हुआ है। Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। कि कोई रिलीफ प्लेंट में क्लेम किया गया था लेकिन डिग्री में उसके संबंध में कुछ एक्सप्रेसली कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यही मान लिया जाता है कि वो रिलीफ को रिफ्यूज कर दिया गया है। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है, याद रखना है तो ठीक है। लेकिन कभी बाई चांस 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रेस जुडिकेटा का 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन क्या करनी है, लिखनी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत सारी जगह लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है। 10 पर्सन को एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि हम 10 लोग हैं, हम 10 लोगों के फ्लैट हैं एक बिल्डिंग में, ठीक है, 10 लोगों के फ्लैट हैं एक बिल्डिंग में, तो हम लोग सारे एक ही पर्सन जो हमारा बिल्डर था उसके विक्टिम में, मतलब उससे परेशान है, तो ये 10 लोग जाके सूट ना लगा के एक पारुल नाम के पर्सन या एक योगिता नाम की पर्सन क्या लगा रही है, सूट लगा रही है इन 10 लोगों के बिहाफ पे। क्वेश्चन क्या बनता है, सूट तो किसने लगाया, योगिता मैम ने लगाया, किसके फेवर में पास हुआ या किसके अगेंस्ट पास हुआ, योगिता मैम के अगेंस्ट या फेवर में पास हुआ, तो क्या इन 10 लोगों पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा क्या, योगिता मैम आंसर दीजिए। यस मैम। ठीक है, तो समझ लीजिए यही बात हुई है। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 बात करता है किसकी, रिप्रेजेंटेटिव सूट की। ऑर्डर 1 रूल 8 बात करता है, एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सा, किसी को बताओ तो वो बता देना। रिप्रेजेंटेटिव सूट का एक और जगह लिखा हुआ है। ऑर्डर 1 रूल 8 बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट की, ठीक है। और एक और ऑर्डर बात करता है, एक और रूल बात करता है, वो मैं एक बार देखकर बता दूंगी, और ऐसा बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो कभी आगे आएगा तो अपन देख लेंगे। लेकिन आपको समझ में आना है कि यदि रिप्रेजेंटेटिव सूट है, यदि रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो वहां पर भी क्या होता है, रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू रिप्रेजेंटेटिव सूट, ऑर्डर 1 रूल 8 and also to PIL, but it must be proved that previous litigation was public interest litigation and not by the way of प्राइवेट ग्रीवियंस। ठीक है, ये सिंपल है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे आप खत्म कर सकते हैं, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन नंबर 7, रटना है, याद करना है, रेस जुडिकेटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी क्या होता है, अप्लाई होता है। अब यहाँ पे आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर 8, ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल एक्सप्लेनेशन है। हमने पढ़ा, मान लीजिए एक कोर्ट है, एक कोर्ट है, 5 इशू चल रहे थे, 5 इशू चल रहे थे, ठीक है। तो हम वर्ड पढ़ते हैं फाइनली हर्ड और डिसाइडेड, फाइनली हर्ड और डिसाइडेड, ठीक है। तो अब ये 5 में से इस जो कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन था, इस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन इसको पता चलता है कि मैं तो सिर्फ 2 ही इशू को क्या कर सकता हूँ, 2 ही इशू को फाइनली हर्ड और डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है, 2 ही इशू को फाइनली हर्ड और डिसाइड कर सकता हूँ। अब क्या हुआ,
डिसाइड कर दिया इसने। अब ये जो मैटर है, ये 5 इशू किसी इंसान ने क्या कर दिए, दूसरे कोर्ट में लगा दिए कि भाई पुराना कोर्ट तो कॉम्पिटेंट नहीं था, पुराना कोर्ट तो कॉम्पिटेंट नहीं था, उसने तो दो ही इशू क्या करे, डिसाइड करे। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या ये जो 2 इशू डिसाइड करे, इसके संबंध में रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा क्या या नहीं होगा? दीपांशी मैम बताइए, माइक ऑन करिए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ कि एक ये कोर्ट है, मान लीजिए पारुका कोर्ट है, छोटा कोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन वाला कोर्ट है, समझ रहे हो यहाँ, हाँ, ठीक है, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन वाला कोर्ट है। 5 इशू चल रहे थे इसके सामने, 5 इशू चले, इसने दो, मतलब ये सिर्फ 2 ही इशू को क्या कर सकता है, फाइनली हर्ड और डिसाइड कर सकता है। समझ गए, यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब मैम इसमें होना तो चाहिए रेस जुडिकेटा अप्लाई। वो हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है, मतलब होगा या नहीं होगा, एक बार मैं पूछती हूँ, फिर मैं एक बार दीपांशी मैम से पूछती हूँ, फिर हम पढ़ते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इसके पास में क्या है, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन है, इसने 2 इशू को फाइनली हर्ड और डिसाइड किया, पूरा केस हर्ड और डिसाइड नहीं किया। अब जिसके फेवर में गया या जिसके अगेंस्ट गया, उसने नए कोर्ट में सूट लगाया, नए कोर्ट में सूट लगाया, और वो बोल रहा है कि पुराना कोर्ट तो कॉम्पिटेंट ही नहीं था मेरे सारे इश्यूज को सुनने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ये वापस इसने 5 इशू लगा दिए, मतलब 5 इशू बने या जो भी इशू लगा दिए, तो ये पता चलता है कि 2 इशू तो फाइनली हर्ड और डिसाइड हो गए थे लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ होता है कि क्या इन 2 इशू पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, अपना यस मैम होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 यही बोलता है। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है आज मुझे बहुत सालों बाद समझ में आई है। ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है जो हम बार बार पढ़ते हैं तब समझ में आती है। ठीक है, तो याद रखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन एंड इशू हर्ड और फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट लिमिटेड शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है, याद हो गई होगी सारी चीजें, 8 की 8 एक्सप्लेनेशन, 8 की 8 एक्सप्लेनेशन। जो चीजें छोटी सी लिखनी है उनको छोटा सा लिख दो, लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 4, एक्सप्लेनेशन नंबर 6, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 तो टिप्स पे याद रहनी चाहिए कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी क्या होता है, अप्लाई होता है, और एक्सप्लेनेशन नंबर 8। आ जाइए, और क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो सब चीजें अब जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरा रेस जुडिकेटा कंप्लीट करते हैं। वेयर रेस जुडिकेटा अप्लाइज, देखो कोई बोल रहा था एप्लीकेशंस पर भी अप्लाई होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। Where res judicata applies suits and applications are decision given by court of limited jurisdiction. All civil criminal proceedings, execution proceedings, कंक्लूसिव फॉरेन जजमेंट, समझ गए, कंक्लूज फॉरेन जजमेंट पे रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होता, लेकिन फॉरेन जजमेंट जो कंक्लूसिव है रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। और ये भी आप याद कर लो, ये इंडियन केस से कहा था कि को प्लेंटिफ्स पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है और को डिफेंडेंट्स पर भी क्या होता है, रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। भाई ये इतना डीप वाला मतलब ये इतना डीप वाला सेक्शन है कि इसमें इतनी सारी चीजें निकल के आ सकती है। और मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने आज ही बनाया है, मैंने बहुत ट्राई किया कि जितना मैक्स टू मैक्स चीजें एग्जाम में आ सकती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं है कि कोर्ट में क्या चलता है, लेकिन एग्जाम में जितना मैक्स टू मैक्स आ सकता है ना, मैंने इसके अंदर लिखने का ट्राई किया है। क्या लिखा है, रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई। पहले क्या था, रेस जुडिकेटा कहाँ अप्लाई होता है, रेस जुडिकेटा कहाँ अप्लाई नहीं होता है। इफ द प्रीवियस डिसीजन वाज गिवन बाय अ कोर्ट हैविंग नो जुरिडिक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन वाला कोर्ट होना चाहिए। रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस पर अप्लाई नहीं होता, अपील पर अप्लाई नहीं होता, कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिग्री। देखो एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिग्री पर एक, यदि डिग्री मतलब एक केस नहीं, यदि डिग्री पास हो गई है, केस में डिग्री पास हो गई है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है, लेकिन कंसेंट डिग्री पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। कोई बताएगा क्यों अप्लाई नहीं होता कंसेंट डिग्री पर? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्री का क्वेश्चन है। कंसेंट डिग्री क्या होती है, पहले तो बताओ, कंसेंट डिग्री या कॉम्प्रोमाइज डिग्री, किसी को थोड़ा भी पता हो? श्रेया मैम आप बताओ, आपने पढ़ा हुआ होगा। मैम जब दोनों पार्टीज किसी पॉइंट पे अग्री करते हैं ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बताओ रेस जुडिकेटा क्यों अप्लाई नहीं होता? मैम क्योंकि दोनों पार्टीज जब ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, वो चीज अग्री कर चुके हैं और तो उस पे res- कोर्ट ने डिसीजन दिया है,
हाँ तो फिर फिर बाद में उसी पॉइंट पे आप सूट लेकर आओगे तो फिर वो मतलब कोर्ट बार बार थोड़ी ना डील करेगा। मैम रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता, मतलब सूट ला सकते हो आप। रेस जुडिकेटा अप्लाई होने नहीं होने का मतलब समझ गए ना, सूट लेकर आ अभी सकते हो। कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया है। श्रेया मैम समझ रहे हो आप क्वेश्चन को? जी जी मैम, आप सॉरी। समझ गए ना, उल्टा जा रहे हो आप। देखो समझो क्यों एक तो पहले ये समझो कंसेंट डिग्री क्या होती है। कंसेंट डिग्री दो लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, एसीएस बोलते हैं इसको, सेटिस्फेक्शन कर लिया, तो इसको बोलते हैं कंसेंट डिग्री। एसीएस क्यों बोलते हैं, मैंने अपने ही नाम से याद करा था। ए मतलब एग्रीमेंट करा, सी मतलब कॉम्प्रोमाइज करा, और एस मतलब सेटिस्फेक्शन कर लिया किसी केस में, तो इसको कंसेंट डिग्री बोलते हैं। लेकिन इस पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता? कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई नहीं करा है। माइंड अप्लाई नहीं करा है, ठीक है। सब लोग याद रखोगे, जिसने फर्स्ट क्लास ली होगी, फर्स्ट से ये आज फोर्थ क्लास है, उसको समझ में आ गई होगी ये वाली बात। समझ में आ गई सबको? भारती मैम, दीपांशी मैम, अदिति मैम, अभिनव, सबको समझ Yes. में आ गई? जो जो लोग मुझे दिख रहे हैं, श्रेया मैम, यस मैम। Yes. मैम Yes, याद रख ma'am. याद रखना इस चीज पे, हर डिग्री पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, कंसेंट डिग्री, कॉम्प्रोमाइज डिग्री पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। और देखो ये सारे मैम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारे रेस जुडिकेटा के इंटरव्यू प्री मेंस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे को डिफेंडेंट पे अप्लाई होता है क्या, वो डायरेक्ट पूछ लेगा एक नंबर के आंसर पे, तो आप लिख दो कि इस केस में डिसाइड हुआ था, तो केस भी याद रहना चाहिए ना। इस केस में डिसाइड हुआ था कि को प्लेंटिफ पे अप्लाई होता है, इस केस में डिसाइड हुआ था रिट्स पे अप्लाई होता है, लेकिन इस केस में डिसाइड हुआ था हैबियस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता। ये सारी चीजें लिखी हुई है, नोट्स में भी लिखी हुई है, और आपको ये सारी चीजें पता हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है क्या, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा। तो यदि मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आया, आप लिखोगे प्रोविजन, प्रोविजन में लिखोगे सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 7, फिर आप लिखोगे क्वेश्चन, फिर आप लिखोगे आंसर कि भाई प्रोविजन में दे रखा है, हाँ जी अप्लाई होता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग, पीआईएल, इन सब पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। अब आ जाइए और भी क्या क्या चीजें लिखी है वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे कहीं आप वर्ड पढ़ते हो एस्टोपल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेस जुडिकेटा भी सेम बात बोलता है, कि रेस जुडिकेटा और एस्टोपल भी सेम बात बोलता है, लेकिन क्या बात अलग बोलता है, ठीक है। रे जो ये हटा दूंगी मैं, क्योंकि अब पता नहीं जब वो नया आ जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो ये नहीं रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि जो सेक्शन ये रेस जुडिकेटा है, सेक्शन 11 सीपीसी डील करता है, एस्टोपल है। कभी भी ऐसे डिफरेंस मत लिख कर आना एग्जाम में, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने नोट्स के हिसाब से लिख दिया, लेकिन कभी भी आप इस तरीके की डिफरेंस नहीं लिख कर आओगे, आप यहाँ ही लिख दो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 सीपीसी 1908, सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस बेस पर कभी भी डिफरेंस बनाकर आगे से जिंदगी में आपको बनाने की जरूरत नहीं है कि रेस सब जुडिस सेक्शन 10 में डिसाइड है, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में डिसाइड है। क्या ये आप छोटे बच्चे हो क्या जो कर रहे हो? छोटे बच्चे भी नहीं करते इस तरीके से, ठीक है। अब इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ डिसीजन ऑफ ए कोर्ट, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पार्टी। पहले तो पता होना चाहिए एस्टोपल क्या होता है। यदि किसी पार्टी ने कुछ चीज कह दी है, या किसी पार्टी ने दूसरे पार्टी को कुछ करने के लिए क्या दिया है, मतलब इस तरीके से बिलीव दिला रहा है कि भाई तू ये काम कर दे, और बाद में वो पार्टी ऐसा काम कर देती है, तो ना ही वह पर्सन जिसने एक्ट करने के लिए कहा था, ना ही उसका एजेंट अपनी बात से मुकर सकते हैं। ये होता है एस्टोपल। तो रेस जुडिकेटा किस पे अप्लाई होता है, मतलब किसके लिए कहा है? रेस जुडिकेटा में कोर्ट को बार किया गया है, और एस्टोपल में उस पार्टी को बार किया गया है जिसने कहा था, ठीक है। एस्टोपल जो है, रेस जुडिकेटा है, दोनों पार्टीज को बाइंड करता है, और एस्टोपल केवल उस पार्टी को बाइंड करता है जिसने स्टेटमेंट दिया था। और रेस जुडिकेटा पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, और एस्टोपल बेस्ड है रूल ऑफ इक्विटी पे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं रेस जुडिकेटा एंड रेस सबजुडिस में डिफरेंस। इसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है क्या? खत्म ही नहीं हो रहा। लिखा तो होगा, केस लॉ कहाँ गए? देखते हैं, आ जाइए। आप नहीं मानोगे, नोट सुबह बैठ बैठ कर बनाए मैंने, कितनी मेहनत लग जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है,
रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में इस तरीके का डिफरेंस नहीं लिखना है, ये सेक्शन 11 में लिखा हुआ है, ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, ठीक है, इवन दो नोट्स में, लेकिन आप कभी भी इस तरीके का डिफरेंस नहीं लिख कर आओगे। इट अप्लाइज टू डिसाइडेड मैटर और एडजुडिकेटेड मैटर, इट अप्लाइज इन अ मैटर विच इज पेंडिंग, ठीक है। It prevents the court from trying adjudged matters, so it bars the institution of suit involving adjudged matter. It prevents two courts of concurrent jurisdiction from simultaneously proceed to try two parallel suit. It bars the trial, not the institution of the suit. The doctrine of res judicata is not applied in appeal, but it applies in suits and application. It applies to suits including appeal. और यहाँ पे आप लिख दोगे फॉरेन जजमेंट्स पे अप्लाई होता है, और यहाँ पे लिख दोगे फॉरेन जजमेंट्स पे रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होता है। और देखते हैं केस लॉ, काफी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं। देखो, डचेस ऑफ किंगस्टन का केस याद रहना चाहिए, क्योंकि इस केस के थ्रू ही ये इंटरप्रिटेशन आया था। जो भी फॉरेन के कुछ होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन डचेस ऑफ किंगस्टन का केस आपको लिखना है कि इस केस के द्वारा ही क्या हुआ था, इस केस में क्या किया था, इस प्रिंसिपल को इंटरप्रिटेट किया था। और दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने इस जो डचेस किंगस्टन केस है इसको क्या कर दिया था, अप्रूव कर दिया था। फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस प्रशांत मंडल के केस में कहा था कि ये अप्लाई होता है पीआईएल पे, और देवीलाल वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर में द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई इन रिट्स टू, और पंडित ईश्वर दास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कहा था इट इज नॉट नेसेसरी, पार्टीज मस्ट बी सेम, इफ दे आर लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल देन ऑल्सो दे शैल बी कंसिडर्ड पार्टी, ठीक है। और कुछ लिखा है तो भाई आई होप मैं 70% तो मतलब 80-90% तो आप तब समझोगे जब आप इस चीज को बिल्कुल याद कर लोगे, ठीक है, याद कर लोगे, रट लोगे, एमसीक्यूज कर लोगे। यदि आप या आपके पास में यदि 50 एमसीक्यू हैं और आप यदि 35 एमसीक्यू भी कर पाते हो इनको पढ़ने के बाद में, तो बहुत सफिशिएंट है। वैसे 50 में से 35 बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो, 50 में से 50 करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने 50 में से 35 भी इस क्लास के बाद में कर लिए, 35 भी नहीं 30 भी आपने कर लिए, तो आपने क्लास को बहुत अच्छे से समझ लिया है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे, जितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बन सकते थे, वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, और ये वाली पीडीएफ मैं आपसे मतलब जैसे जैसे बनाती जाऊंगी मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। अब आप क्या करेंगे, ये जो क्लास का ये लिंक है वो एक रिस्ट्रिक्टेड लिंक है, आप लोग जो भी फाइनल क्लास में आओगे मुझे सब अपनी मेल आईडी दे देना, ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। मैम ये जितना आप अभी तक टाइप वाला बना चुके हो वो भेज दो, उतना शेयर कर दोगे आज? ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप या मैं डेली उसमें चाहे शेयर, से डेली अपडेटेड वाला शेयर कर दोगे तो डन ठीक डन रहेगा। डन कर दूंगी, हाँ जी। ठीक है। मैम यस्टरडे क्लास भी हम्म, शेयर कर दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? यस्टरडे वाला क्लास भी शेयर कर दीजिएगा। अभी जैसा अभी शेयर करती हूँ मैं, अभी इसको मतलब डेवलप करती हूँ, पहले तो उसको गूगल ड्राइव के अंदर, फिर मैं शेयर कर देती हूँ। डन। तो आप लोग सब लोग जो भी है ना फाइनल ग्रुप में है, वो सब लोग प्लीज अपनी मेल आईडी शेयर कर दो, तो मैं आपको ये क्लास भी शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम क्लास से पहले ये जो शेयरिंग वाले नोट्स है मैम, ये क्लास से पहले मिल सकता है कि इसका प्रिंट आउट निकाल के हम लोग पढ़ सकेंगे क्लास के दौरान ही? डन मैं आपको पहले ही जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ, अभी ये मैं बता रही हूँ ना, अभी एडिटिंग करी 7:45 तो मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं बनाऊंगी तो मैं शेयर करती जाऊंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।